हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सीबीएसई जर्नी में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइव प्रोसेसेस का सेकंड पार्ट जो कि हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा, क्वेश्चन की फॉर्मेट में रहेगा, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो आपको समझ में नहीं आए आप फॉर्म से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, क्या होता है रेस्पिरेशन? अगर मैं आपसे पूछूं पहले, तो आपको क्या लगता है? पहले आप खुद से एक बार आंसर देने की कोशिश करिएगा, इसको पॉज करके। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? हमने पढ़ा था किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था। क्या पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में? हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक फिनोमिना होता है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को क्या देते हैं? फूड देते हैं, या फिर इनडायरेक्टली मैं सीधे सीधे बोल दूं, क्या? एनर्जी। क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। ये हमने किस में पढ़ा था? न्यूट्रिशन में पढ़ा था। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है? रेस्पिरेशन पढ़ना है। अब हमने खाना तो खा दिया, इस खाने को क्या करना है? इस खाने से एनर्जी को रिलीज करवाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, हमने देखिए न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा? स्टमक के बारे में पढ़ा था। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी ने क्या करा था? डाइजेशन का काम करा था। बेसिकली खाने को तोड़ने का काम किया था। अब उस टूटे हुए खाने से एनर्जी रिलीज करवाने का काम किसका होता है? रेस्पिरेशन का होता है। ठीक है, अब ये रेस्पिरेशन कैसे करता है, पढ़ते हैं एक एक पॉइंट और समझते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल्स, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन के साथ मिलके जो है एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, बर्निंग फूड इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि फूड को तोड़ता है ये। ठीक है, जो हमारा खाना स्टोर होता है, ठीक है, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उसको ये क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। ठीक है, ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? ये हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। ठीक है, ये ब्रेक डाउन करके क्या करता है? एनर्जी बनाता है, और साथ ही साथ क्या बनाता है? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। ठीक है, अपने साथ। अब देखिए, यहाँ पे एक टर्म दिया है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये जो मैंने इनको हाईलाइट कर रखे हैं, इन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए, सेल्युलर रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीजेस एनर्जी टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल और बॉडी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ऐसी प्रोसेस किसकी? रेस्पिरेशन की, जिसमें एनर्जी निकले और वो प्रोसेस कहाँ पे हो? सेल के अंदर हो। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर। नाम में लिखा हुआ है सेल, सेल्यूलर। इसका मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो कहाँ होगा? सेल के अंदर होगा। और रेस्पिरेशन से क्या होता है? एनर्जी आती है। तो आप लिखेंगे ऐसा रेस्पिरेशन जिससे एनर्जी आई, और जो कहाँ पे हो? सेलुलर या सेल के अंदर हो, उसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें एक और टर्म आता है जो कि हमारा ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीथिंग क्या होता है? द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द एयर एंड रिलीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इनडायरेक्टली सीधे सीधे आप बोल सकते हैं, सांस को अंदर बाहर लेना वो ब्रीदिंग है। ठीक है, हम उसको कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स या फिर प्लांट, सबके सब क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली एयर का इनटेक भी करते हैं और एयर को बाहर भी छोड़ते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, अब देखिए लिखा भी हुआ है, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस whereas respiration is a biochemical process of oxidation of फूड। देखिए, ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। बेसिकली ब्रीदिंग में क्या होता है? हमारे जो लंग्स हैं, उनमें एयर इनहेल करते समय लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड होते हैं, और जब हम एयर को रिलीज करते हैं तो वो क्या होते हैं? श्रिंक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके की फिजिकल प्रोसेस है। वही रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस कैसे? क्योंकि आपको पता है ये क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करता है। फूड को ब्रेक डाउन करता है और क्या रिलीज करता है? एनर्जी रिलीज करता है। अगर आप ब्रेक डाउन नहीं कहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक और टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो बेसिकली रेस्पिरेशन क्या करता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होने से क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होता है, और साथ ही साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो बॉडी से फिर बाहर जाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना बहुत ही ज्यादा आसान। रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे हमने क्या करा था फोटोसिंथेसिस में? हमने क्या किया था? देखिए, हमने लिया था वाटर। वाटर को कैसे लिखते हैं? H2O।
हमने लिया था क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या लिया था इसमें, लाइट एनर्जी ली थी, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में हमने क्या बनाया था, इसमें फूड बनाया था नहीं बनाया था। अब देखिए रेस्पिरेशन में हम उल्टा कर रहे हैं, हम फूड है हमारे पास, हम फूड को क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन देने से क्या हो रहा है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, एनर्जी में, प्लस किसमें ब्रेक हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस किसमें ब्रेक हो रहा है, H2O में हो रहा है। तो देखिए एक तरीके से हमने पहले क्या करा, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ने क्या करा, इस पूरे को कन्वर्ट करा किसमें, फूड में। अब हम क्या कर रहे हैं, या हमारा जो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या कर रहा है, इस फूड को वापस से किस में ब्रेक कर दे रहा है, इन्हीं सब्सटेंस में ब्रेक कर दे रहा है। तो आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। चलिए फिर अब आगे को चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसको समझने के लिए अगर आपने सीधे सीधे इसको समझ लिया क्या, ये जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। कैसे बन जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है, तीनों फॉर्म दे रखी है। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली कि हमारी बॉडी हो या फिर प्लांट्स की बॉडी हो या कोई और ऑर्गेनिज्म है, वो रेस्पिरेशन करते कैसे। तो जनरली तीन टाइप से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। जैसे एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा बहुत डिफाइन कर देता हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस, मतलब जिसमें ऑक्सीजन का इंटेक होता है, ऑक्सीजन को अंदर बॉडी के अंदर लिया जाता है, वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का क्या होता है, जहाँ पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं भी होगी या विदाउट ऑक्सीजन वो क्या कर लेते हैं, अपना रेस्पिरेशन कर लेते हैं। तीसरा क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, कभी कभी क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या फिर जो है अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि एक कंडीशन ये भी होती है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, हमारी बॉडी में आपको पता है कि खाना जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होके फाइनली किस फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज, या फिर आप बोल सकते हैं ग्लाइकोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोजन बेसिकली कहाँ जाता है, सेल के अंदर जाता है। आपको पता होगा क्लास 9th में आपने सेल के बारे में पढ़ा था। अगर मैं एक स्ट्रक्चर ऐसा बना दूं कि ये हमारा सेल है करके, ठीक है, तो इसके अंदर वाला ये पूरा रीजन जो बेसिकली लिक्विड वाला रीजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो यहीं पे क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। जहाँ पे ये ग्लूकोज किस में टूटता है, ये टूटता है पायरूवेट में, ठीक है। अगर आप इस चार्ट को याद कर लेते हैं तो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी एक्चुअली ये रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। तो आपके ये सब के सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आपने इस चार्ट को याद कर लिया तो आपके सारे के सारे रेस्पिरेशन की, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन, तीनों पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ग्लूकोज क्या है, साइटोप्लाज्म में किस में कन्वर्ट होता है, एक कंपाउंड है या आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल, जिसका नाम क्या है, पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद इसके पास तीन कंडीशन होती है। अगर इसको ऑक्सीजन मिलती है तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है, जो कि बेसिकली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। मतलब कौन सा गैस हो गया है, एरोबिक रेस्पिरेशन का हो गया, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन का केस हो गया है, ठीक है। दूसरा केस होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब ये कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और इस वाले केस में क्या बनता है, देखिए एनर्जी बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे वाटर बन रहा था, यहाँ वाटर नहीं बन के क्या बनता है, इथेनॉल। और इथेनॉल क्या होता है आपको पता है, ये अल्कोहल का एक डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अल्कोहल का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। और तीसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ बनती है, इन आवर मसल सेल। एक बात और याद करिएगा, इसमें देखिए दो पॉइंट्स लिखे हैं क्या। अगर ये क्वेश्चन आता है आपका तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो कहाँ होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एनएरोबिक कहाँ होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और एक तीसरा होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। फिर आप जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहले हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म में टूटता है, किस में टूटता है, पायरूवेट में टूटता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, मतलब इसमें 6 कार्बन से बना हुआ होता है ये, ठीक है। जैसे 6 कार्बन कार्बन जुड़े हुए होंगे, ये होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल।
ठीक है, 6 कार्बन जुड़े हुए होंगे। और पाइरूवेट में कितने मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं? 3 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं कार्बन के, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप इतना समझ जाइए, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में किस में कन्वर्ट होता है? पाइरूवेट में। पाइरूवेट के पास 3 सिचुएशन होती है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्या चीजों को रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज करता है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, जैसे कि यीस्ट में होता है, तो ये बदल जाएगा किसमें? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में, ठीक है। और ये प्रोसेस होती है कहाँ? ये होती है प्रोटोप्लाज्म में ही होती है। ये साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म दोनों सेम होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दोनों इसी वाले एरिया को बोलते हैं। तो आपको 2 पॉइंट तो यहाँ से क्लियर हो गए होंगे कि पहला तो अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कोई भी चीज हम करवा रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो बनेगी तो एनर्जी, लेकिन ये होगी कहाँ प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। अगर हम अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करा रहे हैं तो बनेगी तो एनर्जी तब भी, लेकिन यहाँ पे वाटर की जगह इथेनॉल बनेगा। और ये कहाँ पे होगी? ये होगी साइटोप्लाज्म में। और तीसरी होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे इन आवर मसल सेल। अब इसकी कंडीशन क्या है? देखिए, जब भी हम हैवी एक्सरसाइजेज या रनिंग वगैरह करते हैं तो आपको पता है कि हम सांस बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं। अब होता ये है कि उस समय सांस जल्दी जल्दी लेने की वजह से हम उस समय इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन होता है बहुत बार, ऑक्सीजन प्रॉपरली जा नहीं पाती हमारी बॉडी में। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर्ली जा नहीं पाती तो उस केस में एनर्जी तो बनती है, लेकिन साथ में क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे फिर मसल क्रैम्प्स वगैरह होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, अभी इनको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फिर एक बार पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको एक बार दोबारा समझा देंगे, ठीक है। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, देखिए वही क्या, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है किसमें? पायरुविक एसिड बोलिए या फिर पायरुवेट, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। क्या? ग्लूकोज का पायरुविक एसिड या पायरुवेट में ऑक्सीडेशन होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और ये होती कहाँ है? साइटोप्लाज्म में होती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और इसको किसी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। और दिस प्रोसेस इन रेस्पिरेशन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड दैट इन एब्सेंस इन साइटोप्लाज्म। अब इसको आगे को जो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, वो अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। वी ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल ड्यूरिंग विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन गेट्स अप फास्टर इन द मसल सेल्स देन कैन बी सप्लाइड बाय द ब्लड, ठीक है। तो देखिए, ये वही चीज है कि जब ऑक्सीजन प्रॉपरली जा नहीं पाती, ठीक है, ब्लड जो है प्रॉपरली ले जा नहीं पाता है, ठीक है। When anaerobic respiration takes place in human muscle or animal muscle, then glucose is converted into lactic acid with the release of small amount of energy. देखिए एनर्जी अगर मैं बात करूं, तीनों में एनर्जी निकल रही है, लेकिन सबसे मैक्सिमम एनर्जी निकलती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, उससे कम निकलती है एब्सेंस ऑफ एनर्जी में, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में और कम निकलती है। या आप कह सकते हैं इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, ऊपर नीचे हो सकता है, पर देखिए प्रोडक्ट्स अलग अलग है। इसमें एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहा है, यहाँ पे एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल निकल रहा है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन में तो एनर्जी के साथ लैक्टिक एसिड निकल रहा है। अब देखिए लैक्टिक एसिड क्या करता है, यहाँ पे पढ़ते हैं। द सडन बिल्टअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज कैन कॉज मस्कुलर क्रैम्प्स, द पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। तो बेसिकली इससे क्या होता है, फिर पैर वगैरह में दर्द होती है, या जो भी हमारे मसल्स होते हैं उनमें दर्द होती है, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, हॉट वाटर बाथ वगैरह लेना पड़ता है, जो क्या करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और ऑक्सीजन को इंक्रीज कर देता है, जिससे फिर ऑक्सीजन क्या कर देती है, इन क्रैम्स को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, ठीक है। तो ये था हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे आपको समझ में आया होगा, वरना पॉज करके आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन, जो कि एक्सप्लेन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हमें बात करनी है, देखिए दोनों की बात करेंगे, पहले प्लांट्स की बात कर लेते हैं, फिर एनिमल्स की बात करेंगे, ठीक है। प्लांट्स, तो देखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को अगर आपको समझना है तो देखिए यहाँ पे, plants also need energy, they get energy through respiration. Plant also use oxygen of air for respiration and release carbon dioxide, so oxygen and carbon dioxide are called respiratory gases. अब देखिए एक इंटरेस्टिंग सी बात है, वैसे आपने पढ़ लिया होगा चैप्टर, क्योंकि अब एग्जाम होने ही वाले हैं, बट अगर नहीं पढ़ा है तो तब भी कोई बात नहीं। देखिए जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी के लिए, ठीक है। देखिए फूड तो उनने किसकी मदद से बनाया था, बनाया कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, लेकिन उस फूड को जो बेसिकली उनने किसकी फॉर्म में रखा था, स्टार्च की फॉर्म में, या अगर हम सीधे सीधे बोले
ग्लाइकोजन की फॉर्म में रखा था, ठीक है, स्टार्च, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए, इसको तोड़ने के लिए भी यहाँ पे किसका ही रोल होता है, ऑक्सीजन का ही रोल होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का ही मेन रोल होता है यहाँ पे भी इसको तोड़ने में। तो लेट्स सी, ठीक है, तो देखिए फिर क्या होता है, द रेस्पिरेशन इन प्लांट डिफर, कैसे डिफर करती है पहले पढ़ लेते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लांट्स में भी दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ऑक्सीजन ही यूज करी जाती है रेस्पिरेशन के लिए, इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी गैसेस कहा जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, इन दोनों को रेस्पिरेटरी गैसेस कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस टाइप के दे रखे हैं एनिमल्स और प्लांट के बीच में। ऑल द प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। ऑन द अदर हैंड एन एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट। आपको पता होगा कि एनिमल्स में क्या होता है, एक सिंगल यूनिट होती है जो रेस्पिरेशन के पूरे फिनोमेना को करवाती है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे उसमें जो बेसिकली ऑर्गन या फिर हम बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को अंदर बाहर करवाना, वो कौन है हमारे वहाँ, हमारे उसमें। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, इंडिविजुअली अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि रूट भी रेस्पिरेशन करते हैं, स्टेम भी करते हैं, लीव्स भी करती हैं, और प्रोसेस भी अलग अलग होता है इनका, ठीक है। हो सकता है अलग अलग तरीके से भी ये क्या करे, रेस्पायर करे। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनमें एक ही यूनिट होती है जो बेसिकली रेस्पिरेशन के फिनोमिना को करती है। दूसरा, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस from one part of the plant to the other. On the other hand, respiratory gases are usually transported over long distance inside an animal during respiration. प्लांट्स में क्योंकि देखिए अलग अलग जगह से जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। देखिए अगर मैं इस पत्ती की बात करूं तो ये अपना खुद से यहाँ से रेस्पायर कर लेगी, ये यहाँ से रेस्पायर कर लेगी, ये रेस्पायर कर लेंगी, ये रेस्पायर, सिमिलरली सब मैक्सिमम पार्ट्स जो है खुद रेस्पायर कर सकते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसी कैपेसिटी नहीं है, एनिमल्स में बस एक ही ऑर्गन है, लंग्स, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जो है ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट बहुत कम के बराबर किया जाता है, क्योंकि सबको अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि सब खुद रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन एनिमल्स के केस में क्या होता है, रेस्पिरेशन करने वाला एक ही ऑर्गन होता है जो हेल्पफुल होता है, जो कि हमारे लंग्स। तो इसलिए लंग्स को क्या करना पड़ता है, इन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, ठीक है। अब देखिए, द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर एट स्लो रेट, ऑन द अदर हैंड द रेस्पिरेशन इन एनिमल अकर एट मच फास्टर रेट। रेस्पिरेशन प्लांट में स्लो होता है क्योंकि आपको पता है कि उसको दूर जाना है नहीं, तो इजीली वो जो है ट्रेवल कर सकते हैं। वो मीन्स ये समझ लीजिए कि ये अगर मैं प्लांट की एक लीफ बना दूं जो रेस्पिरेशन करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को सिर्फ यहाँ से यहीं तक जाना है और फिर यहाँ से बाहर आ जाना है। लेकिन अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ, ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमारा लंग्स है। लंग्स से जो है ऑक्सीजन को या बेसिकली जो एनर्जी है या ऑक्सीजन को है वो कहाँ भी जाना है, माइंड में भी जाना है, हैंड्स में भी जाना है, ठीक है, नीचे बॉडी में लेग्स तक भी जाना है। तो इसको ज़्यादा ट्रैवल करना है, और ज़्यादा ट्रैवल करना है तो स्पीड में करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे केस में, एनिमल्स के केस में, सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, सारे एनिमल्स के केस में रेस्पिरेशन फास्टर होता है, प्लांट्स के केस में रेस्पिरेशन स्लो होता है, ठीक है। तो ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अभी इसमें और डिटेल में है कि रेस्पिरेशन कैसे करते हैं प्लांट्स, तो एक एक करके तीनों देख लेते हैं, ठीक है। तीन टाइप से जो है प्लांट्स रेस्पिरेशन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन रूट से कर सकते हैं, रेस्पिरेशन किससे, स्टेम से कर सकते हैं, रेस्पिरेशन लीफ से कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एक एक करके तीनों की कैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन, देखिए यहाँ पे अगर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, सीधे सीधे आप इसे समझ जा रहे होंगे कि देखिए ये जो यहाँ से इनकी रूट्स गई हैं, इनमें ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जिनको रूट हेयर्स बोलते हैं। दिख रहा है आपको, या इसको जूम करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये हमारी रूट गई और यहाँ से क्या है, रूट हेयर है, ठीक है, रूट हेयर। अगर मैं ऐसे बना दूं, ये देखिए ये हमारी रूट है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, द रूट ऑफ अ प्लांट टेक द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द बिटवीन ऑफ द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। द extension of epidermal cells of root are called root hair. The root hair are in contact with the air in the soil. Oxygen from the soil particle diffuses into the root hairs and reaches all the other cells of root for respiration. Carbon dioxide gas produced in the cell of the root during respiration moves out through the same root here by the process of diffusion. तो सिंपल भाषा में ये याद रखिए कि प्लांट्स में रूट्स में जो बेसिकली रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो होती है डिफ्यूजन की हेल्प से। डिफ्यूजन क्या होता है बेसिकली, क्या होता है बताइए, हाई कंसंट्रेशन से
लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा क्लास 9th में, ठीक है। तो देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन से क्या करते हैं, ये रूट्स रूट्स में भी जो देखिए ये बड़ी बड़ी रूट्स आ रखी हैं, इनमें ऐसे हेयर्स करके आते हैं। ये अगर मान लीजिए ये हमारी रूट है, इसमें ऐसे हेयर्स करके होते हैं। और आपको पता होगा कि सॉइल में भी क्या होती है, स्मॉल स्मॉल गैप्स होते हैं, और इन गैप्स में क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करते हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस से, ये अगर मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इनको डिफ्यूजन की मेथड से जो है इनको रूट्स के अंदर इनटेक कर लेते हैं, और इसको जहाँ पहुँचाना होता है वहाँ पहुँचाते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे इनको एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, सेम मेथड से और सेम वे से डिफ्यूजन की प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ भेज देते हैं, ये बाहर भेज देते हैं, ठीक है? तो ये आप समझ सकते हैं किसमें, रूट्स में। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, प्लांट में रूट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, डिफ्यूजन से होता है। कहाँ से होता है, रूट हेयर, हेयर करके स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो कि बेसिकली मिट्टियों में बीच-बीच में प्रेज़ेंट होती है, उनको डिफ्यूजन की प्रोसेस से अंदर लेते हैं, उसका यूटिलाइज़ेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सेम मेथड से बाहर फेंक देते हैं, ठीक है? अब देखिए, इट हैज़ बीन फाउंड दैट द लैंड प्लांट डाई इफ द रूट रिमेन waterlogged फॉर कंसिडरेबल टाइम. This is because too much water expels all the air from in between the soil. Due to this, oxygen is not available on the root for aerobic respiration. Under this condition, the root will respire anaerobically, producing alcohol and also may kill the plants. ठीक है, अब देखिए एक चीज दे रखी है कि अगर स्मॉल प्लांट्स हैं, जैसे देखिए हमने बात तो करी कि रूट से करते हैं, स्टेम से करते हैं, लीफ से करते हैं, लेकिन अगर स्मॉल प्लांट्स होंगे जो बेसिकली ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर या ना के बराबर ऊपर होते हैं, अगर वो पानी में ज्यादा दिन तक रहेंगे या ज्यादा देर तक रहेंगे, तो उनकी डेथ की कंडीशन या फिर उनकी मतलब खराब होने की कंडीशन बन जाती है। ऐसा क्यों, खुद ही लॉजिक लगाइए, क्योंकि अब ऊपर का पार्ट तो उनको ज्यादा विजिबल है नहीं, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ऊपर या तो होगी ही नहीं, या होगी तो ना के बराबर, बहुत कम होगी। तो मेन सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा उनका, या बेसिकली फोटोसिंथेसिस तो ऊपर से ही करेंगे, सॉरी, बेसिकली जो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कहाँ से करेंगे, रूट से करेंगे। अब अगर वो पानी में डूबा हुआ रहेगा तो आप खुद ही लॉजिक लगाइए, जो इनके बीच की हवा होगी वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जगह कौन घेर लेगा, वाटर घेर लेगा। अगर वाटर जगह घेर लेगा तो इनको कोई सोर्स मिलेगा ही नहीं ऑक्सीजन का, और अगर ऑक्सीजन का सोर्स मिलेगा नहीं तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। और अभी हमने पढ़ा था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब उसमें क्या बनता है, एल्कोहल बनती है। तो इससे क्या होगी, प्लांट्स वगैरह किल हो जाते हैं, ठीक है, डेथ, या फिर आप बोल सकते हो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। अगला रेस्पिरेशन इन स्टेम, द स्टेम्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट, ठीक है, हर्बेशियस प्लांट्स मतलब जो जड़ी बूटी वाले प्लांट्स होते हैं, हैव स्टोमेटा, सो द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन द स्टेम्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। देखिए ये सीधे सीधे यहाँ पे दिखा रखा है, और यहाँ पे एक और चीज दे रखी है इसमें, वुडी स्टेम्स की बात। आप स्टेम्स में कैसे करते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो हमारी स्टेम्स होती है उनमें ऐसे लेंटिकल्स करके होते हैं, आपको दिख रहा होगा ये लेंटिकल्स हैं। इनके थ्रू ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, किसमें, स्टेम्स में। तो बेसिकली हमने पहले पढ़ा क्या, रूट्स में कैसे ये रेस्पिरेशन करते हैं, तो रूट्स में रूट हेयर होते हैं, डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये क्या करते हैं, अपना रेस्पिरेशन करते हैं। यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे भी होता डिफ्यूजन ही है, लेकिन किन के थ्रू करते हैं, यहाँ रूट हेयर के थ्रू करते थे, यहाँ लेंटिकल्स के थ्रू करते हैं। यहीं से इनकी ऑक्सीजन अंदर भी जाती है और CO2 बाहर भी आती है, ठीक है। अब तीसरे में आ जाते हैं रेस्पिरेशन इन लीव्स। रेस्पिरेशन इन लीव्स आपको पता होगा, अगर मैं पत्तियों की बात करूँ, ये आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा। पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में अगर स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स को देखा जाए ज़ूम करके, तो ये यही वाले स्ट्रक्चर निकलेंगे जो कि है स्टोमेटा। स्टोमेटा में बेसिकली दो ऐसे देखिए ये बीन्स टाइप के, इनको गार्ड सेल्स कहा जाता है, जिनका काम होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। इनके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर कर लेती हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन लीव्स किसकी मदद से होता है, स्टोमेटा की मदद से होता है। प्रोसेस डिफ्यूजन ही है तीनों में, ठीक है। तीनों में डिफ्यूजन की प्रोसेस लग रही है। रूट्स में रूट हेयर से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सिंपल भाषा में बोल दूं तो यहाँ पे किससे हो रहा है, रूट हेयर से हो रहा है, ठीक है। रूट हेयर से हो रहा है कहाँ पे, इस वाले में किससे हो रहा है, इस वाले में हो रहा है लेंटिकल से। किसमें, स्टेम्स में, लेंटिकल से। और लीव्स में किससे हो रहा है, स्टोमेटा से हो रहा है, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, बस आपका काम हो जाएगा प्लांट्स के केस में। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब मैंने आपसे कह तो दिया कि ऑक्सीजन लेती है, लेकिन यार फिर अगर प्लांट ही ऑक्सीजन ले रही है तो हम क्या ले रहे हैं, हमें कौन दे रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, लास्ट वाला देखिए, during daytime, when photosynthesis occurs, oxygen is produced, some of which is used for respiration and rest diffuses out in the air. CO2 released during this process
is used by plant for photosynthesis. Even more CO2 is taken from here. अब देखिए होता क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उस समय क्या होता है, आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। हम प्लांट्स यूज किसका करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो थोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड खुद प्लांट्स बनाते हैं, कब बनाते हैं, जब ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। आपको पता होगा कि रेस्पिरेशन में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, अगर हम पीछे जाएं यहाँ पे हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो प्लांट्स में भी जब ये खाना बनाते हैं बेसिकली या एनर्जी रिलीज करते हैं, तो उस समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट को यहाँ से मिल जाता है, थोड़ा ये क्या करते हैं आउटर सराउंडिंग से एक्स्ट्रा लेते हैं, दोनों का मिलके और लाइट एनर्जी और फिर जो भी वाटर इनकी रिक्वायरमेंट से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से फिर वापस से क्या बन जाती है, ऑक्सीजन बन जाती है। उस ऑक्सीजन में से थोड़ा सा पार्ट ये खुद ही यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस करने के लिए, यही ब्रेक डाउन वगैरह में। और जो बच जाता है उसको कहाँ कर देते हैं, बाहर को दे देते हैं। और वो जो बाहर को आ जाता है फिर वो यूटिलाइज करते हैं, कौन, एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, दिन में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं बोल सकते तो आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि 10 से 20% प्लांट्स खुद यूटिलाइज करते हैं, मैक्सिमम फिर वो बाहर भेज देते हैं। और CO2 जो है वो रेस्पिरेशन के दौरान इनके वहां बनता ही है, लेकिन वो सिर्फ 20 से 20% होता है, फिर मैक्सिमम ये बाहर से अपने अंदर लेते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस करने के लिए। दिन की बात कर रहे हैं अभी हम। और शाम को इसका उल्टा होता है, शाम को फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेते हैं, ठीक है, और CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो है एनिमल्स की तरह ही बिहेव करते हैं। तो ये था बेसिकली रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है रेस्पिरेशन इन एनिमल। रेस्पिरेशन इन एनिमल कैसे होता है, देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की। रेस्पिरेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, देखिए अगर हम सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, एमीबा की, तो अमीबा कैसे करता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करता है। ये एक पॉइंट याद करना है, अमीबा करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ पे अमीबा का डायग्राम दे रखा है, खुद लॉजिक लगाइए, इसमें कोई ऐसा लंग्स कोई ऐसा ऑर्गन है ही नहीं। इसके बस एक छोटा यहाँ पे न्यूक्लियस जैसा आपको दिख रहा है, बाकी कुछ है ही नहीं इसके पास, ठीक है। खाना भी जब आता है तब ये फूड वैक्यूल बनाता है, नकली वाला, असलियत में होता नहीं है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये नॉर्मली किससे करता है, अपनी सेल मेम्ब्रेन से। ये जो लेयर होती है यहाँ से ऑक्सीजन को अंदर कर लेता है और CO2 को भी यहीं से बाहर कर देता है, ठीक है। अगर आता है रेस्पिरेशन इन अमीबा बताओ, तो क्या बोलोगे, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल, सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन कैसे करता है, सिंपल डिफ्यूजन से। देखो डिफ्यूजन की प्रोसेस चल रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से जो है डिफ्यूजन की प्रोसेस कर रहा है, सिंपल डिफ्यूजन कर देता है, जिससे ऑक्सीजन अंदर आ जाती है और CO2 कहाँ चल जाती है, बाहर चल जाती है। अगर हम बात करें कुछ एनिमल्स या इंसेक्ट्स जो भी बोलना चाहें आप, जैसे कि अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म अपनी स्किन का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे कि मछलियां हो गई, ठीक है, और ये प्रॉन्स एंड मुसिल्स, ये किसका इस्तेमाल करती हैं, गिल्स का इस्तेमाल करती हैं। आगे हम जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं इनके बारे में, ठीक है। चौथा अगर हम बात करें इंसेक्ट्स के बारे में, तो इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच, ग्रासहोपर्स, तो इस्तेमाल किसका करते हैं, कुछ छेद होते हैं इनकी बॉडी में जिनको बोला जाता है स्पाइरिकल्स, ठीक है। और कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ट्रैकिया बोला जाता है, आगे पे इनका डायग्राम भी होगा। और लास्ट बेसिकली ह्यूमंस की बात करें तो इनमें क्या होता है, लंग्स होते हैं। और फ्रॉग की तो अगर हम बात करें तो ये बेसिकली लंग्स से भी रेस्पिरेशन कर सकता है, स्किन से भी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, पढ़ लेते हैं। Blood absorb the oxygen and transport it to various tissue of the animal. Blood also pick up the carbon dioxide from the tissue and brings back and throw out into the air. ये पॉइंट हम आगे और डिस्कस करेंगे। The rate of breathing in aquatic animal is much faster than in terrestrial animal, as the amount of oxygen dissolved in water is low as compared to the amount of oxygen in the air. जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्लांट और एनिमल के केस में कि प्लांट में जो है अलग अलग जगह से रेस्पिरेशन होता है, तो उनका रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्लो होता है, एनिमल्स का क्या होता है, फास्ट होता है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है कि एक्वेटिक प्लांट्स में जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस या रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो फास्टर होती है टेरेस्ट्रियल एनिमल से। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है कम होती है, तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। ऐसा समझ लीजिए कि अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में हम ले लेते हैं, जैसे पहले मैं ये खोल लेता हूँ, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लेते हैं, केजी में ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। 10 kg अगर हम इंसान जो है ऑक्सीजन को जो है इनटेक कर रहे हैं, सेम अगर
इनको करना होगा तो इनको स्पीड में करना होगा। क्यों? क्योंकि पानी में जो है कम, जैसे अगर हम मान लो 1 केजी हवा अंदर ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें 100 ऑक्सीजन है या फिर 100 ऑक्सीजन है ऐसा समझ लीजिए। इस वाले केस में क्या होगा, अगर हम 10 केजी लेंगे उसमें 80 होंगे या फिर 60 ही होंगे। ये समझने की बात है, ठीक है? ऐसा ये खाली आपको समझाने का वो है। तो इनको भी हमारे बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? इनको स्पीड में करना पड़ेगा, तो वही चीज़ है, ठीक है? तो देखिए अभी हमने किन-किन की बात करी थी, अर्थवर्म और वो तो डायग्राम हमने वहीं बात कर लिए थे। ये कॉकरोच का है। कॉकरोच में देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होते हैं स्पाइरेकल्स और दूसरे होते हैं ये ट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है? ये ट्यूब्स क्या करते हैं या ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, इनमें जो है इनके थ्रू ये होल्स की तरह ये क्या क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और इन्हीं होल्स के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजते हैं और ये फिर ट्यूब्स की फॉर्म में जो है इन्हीं की बॉडी में घूमते रहती है, ठीक है? अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जो है दोनों तरीके से जो है रेस्पिरेशन करता है। इसके बाद लंग्स हैं, तो बेसिकली ये एयर का अंदर लेके इनटेक करके भी रेस्पिरेशन कर सकता है और दूसरा है किससे, स्किन के थ्रू भी जो है अपना रेस्पिरेशन कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज के ऑक्सीजन को अंदर लेके, ठीक है? फिश की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे उनके पास क्या होता है, गिल्स होता है, वो कंटिन्यूअसली पानी अंदर लेते रहती हैं, छोड़ती रहती हैं, पीछे से निकलते रहते हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ऐसा समझ लीजिए यहाँ पे क्या है, कांटे टाइप के हैं और ये पानी में क्या है, ऐसे ऐसे कुछ मटेरियल है, तो वो मटेरियल जो है इन कांटों में फंस जाते हैं और पानी बाहर को आ जाता है, ठीक है? तो ये गिल्स के थ्रू, इनको गिल्स बोला जाता है, गिल्स के थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन ये करते हैं स्पाइरेकल्स एंड ट्यूब्स के ज़रिए, ये करते हैं बोथ लंग्स एंड स्किन के ज़रिए और हम किसके ज़रिए करते हैं, देखिए ये हमारा लंग है, लंग के ज़रिए हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है? चलिए फिर डिटेल में इनके बारे में आगे बढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन अमीबा, सबसे पहले अमीबा में रेस्पिरेशन कैसे होता है? साफ-सी बात है, सिंपल ऑर्गेनिज़्म है, सिंगल सेल वाला है, इसमें मल्टी सेल तो है नहीं, एक ही सेल है, तो जगह भी कम है, ठीक है? तो ये खाली डिफ्यूजन में डिपेंड होता है अपनी ब्रीथिंग या फिर अपने रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होता है, इनके जो सेल मेम्ब्रेन है इसके थ्रू होता है। स्किन भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता तब हम बोल सकते थे कि स्किन के थ्रू करता है, ठीक है? एमीबा कहाँ रहता है, देखिए वाटर में रहता है। इट है द वाटर हैज ऑक्सीजन गैस dissolved in it. The oxygen from water diffuses into body of amoeba. Since amoeba is of small size, so oxygen spreads quickly on the whole body of amoeba. ठीक है? क्योंकि ये स्मॉल साइज का है तो अमीबा में इजीली जो है ऑक्सीजन जो है अंदर बाहर कर लेती है थ्रू किसके, सेल मेम्ब्रेन के। और कौन सी प्रोसेस से, देखिए क्या बोला मैंने, सेल मेम्ब्रेन से जो है अमीबा में जो है क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। और किससे होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। ये 2 पॉइंट याद रखिए और अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो आप अमीबा को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। खाली एक्सप्लेन करना है, ये 2 पॉइंट है। पहले आप बताएंगे कि अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, कहाँ रहता है, पानी में रहता है। पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, जो ये किससे लेता है, सेल मेम्ब्रेन से लेता है। कैसे लेता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से लेता है। फिर एक डायग्राम बना सकते हैं, नॉर्मल सा ऑक्सीजन को अंदर जाते हुए दिखा सकते हैं, CO2 को बाहर आते हुए दिखा सकते हैं। कुछ इसके अलावा और भी एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि पैरामीशियम हो गया और प्लेनेरिया, ये भी सेम ऐसी प्रोसेस से क्या करते हैं, अपना रेस्पिरेशन करते हैं। अब अगर हम लार्ज एनिमल्स की बात करें तो उनके पास क्या होता है, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? जो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन टाइप का करता है। जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी एक जगह से दूसरी जगह लाना, ठीक है? जिसको हम अगले उसमें पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। जनरली इसमें हम पढ़ेंगे एक ऑर्गन के बारे में जो कि है हार्ट। जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग, वैसे सर्कुलेटरी या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ये एलिमेंट्स वाला कौन है, हार्ट, ठीक है? The blood contains respiratory pigment which take oxygen from air and carry it to blood cells. Diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of large multicellular organism like human, because the volume of human body is so big that oxygen cannot diffuse into all the cells of human body. आपको पता होगा कि डिफ्यूजन क्या है, खुद से होती है प्रोसेस और ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर एनिमल्स में होगी, एनिमल्स की बॉडी क्या होती है, बड़ी होती है। अगर एनिमल्स में ये प्रोसेस कराई जाए तो बहुत टाइम लगाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एस्टिमेशन 3 साल लगेंगे ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को लंग से कहाँ पहुँचने में, हमारे पैर में पहुँचने में, ठीक है? डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, ये खुद से होने वाली प्रोसेस है। तो इसलिए हमारी बॉडी को क्या है, किसी की ज़रूरत है। तो इसलिए हमारी बॉडी में ऐसा समझ लीजिए कि एक आदमी है और ऐसा समझ लीजिए कि ये जो समझाने के लिए है ये, ठीक है? पिगमेंट होता है एक, आप बोल सकते हो वो आदमी है जो बेसिकली नौकर है टाइप का, समझ सकते हैं आप, ठीक है? नौकर है और इस नौकर का काम क्या है, बच्चे को कहाँ, लंग्स से कहाँ पहुँचाना, बॉडी के हर पार्ट में पहुँचाना, ठीक है? बच्चे को घुमाना बोल सकते हो आप, ठीक है? ये एक नौकर है हमारा, कौन? नौकर कौन है?
नौकर अभी पढ़ेंगे, इसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन हमारा नौकर है और इस नौकर का काम क्या है, हमारे बच्चे को, बच्चा इन द सेंस ऑक्सीजन को घुमाना, ऑक्सीजन को उसकी जगह पे छोड़ के आना और वहां से दूसरे बच्चे जो कि कौन है, CO2, इसको कहाँ लेके आना, घर लेके आना, या इनडायरेक्टली मैं बोलूँ ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन को सजा धजा के उसको क्या बना के लाना, CO2 बना के लाना। समझने की बात है, आप जैसे समझना चाहें इसको, ठीक है। तो बेसिकली डिफ्यूजन बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है, इसलिए हमारे ब्लड में क्या होता है, एक नौकर या फिर आप बोल सकते हैं एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, इस हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट में ले जाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोसेस के बाद बनती है उसको वापस लेके आना। हीमोग्लोबिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखा होगा, ये रेड ब्लड सेल है, इसमें हीमोग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा हाई लेवल का है, बस ऐसे ही समझाने के लिए है कि आरबीसी के ही अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, ठीक है। अब आते हैं हम रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म, ये हमने पढ़ लिया था कैसे करते हैं, स्किन के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन हो गई, स्किन हो गई, ठीक है। ये किसके थ्रू करते हैं, स्किन की थ्रू करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यहीं से आती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से रिलीज होती है। एक और चीज है लीचेस, ये भी एक दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म है जो भी कैसे करते हैं, सेम ऐसी प्रोसेस से करते हैं जैसे अर्थवॉर्म करते हैं, ठीक है। हमने बहुत सारे पढ़ दिए, एक एक करके रिवाइज भी कर लेना। और लास्ट है हमारा इसमें फिश। फिश में देखिए आपको ये फिश का ये अगर हमने इसको खोला है तो इसके अंदर देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, गिल्स बोलते हैं इनको। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यहाँ पे रोक देते हैं और पानी को बाहर को आ जाने देते हैं। तो गिल्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करने में हेल्प करते हैं, किसमें, फिश में, ठीक है। व्हेन फिश इज टेकन आउट फ्रॉम वाटर इट डाई सून। वो जैसे हम फिश को पानी से बाहर निकालते हैं वो मर जाती है। क्यों मर जाती है, क्योंकि उसके पास लंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। एयर तो वैसे एटमॉस्फेयर में भी होती है, लेकिन उस एयर को एब्जॉर्ब करने के लिए फिश के पास कोई ऐसा ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। इसके पास ऑर्गन है कौन सा, गिल। इस गिल का काम क्या है, पानी में से ऑक्सीजन को निकालना, ठीक है। एयर में से ऑक्सीजन को ट्रैप करने का काम इसका नहीं होता है। तो इसलिए जो है ये इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है जैसे ये पानी से बाहर आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उससे पहले एक बार मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे सबके बारे में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें सबसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा था एमीबा, ठीक है। अमीबा अपना कैसे करता है, अमीबा अपना रेस्पिरेशन करता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। कौन सी प्रोसेस से करता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से करता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा हमने क्या पढ़ा इसमें, फ्रॉग। फ्रॉग जो है दोनों लंग से भी कर सकता है, फ्रॉग जो है दोनों लंग से भी कर सकता है, ठीक है, और किससे भी कर सकता है, स्किन से भी कर सकता है, ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, फ्रॉग के अलावा फिश पढ़ा था। फिश किससे करती है, फिश करती है हमारी गिल्स से, ठीक है, फिश गिल्स की मदद से करती है। चौथा हमने क्या पढ़ा था इसमें, चौथा हमने पढ़ा था अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म किसकी मदद से करता है, अगर मैं बात करूं अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म किसकी मदद से करता है, अर्थवॉर्म करता है हमारी स्किन की मदद से, ठीक है। अगला क्या हमने पढ़ा, ह्यूमन। ह्यूमन किससे करता है, लंग्स के उसे, वो तो हम इसमें पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सप्लेन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए ह्यूमन बीइंग को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अगर जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन तो चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वैसे मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन ही है। पानी के बिना भी थोड़े टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना भी, लेकिन हवा के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। और ये हवा को बेसिकली मैनेज करना, ये किसका काम होता है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है। बेसिकली कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, ऑक्सीजन कैसे अंदर आएगी, कहाँ जाएगी, ये सब कौन है, एक सिस्टम है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें अलग अलग ऑर्गन्स थे, वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो आपको ये पूरा दिख रहा है डायग्राम, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन क्या है, ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन। पहले तो ये क्या करता है, हवा को अंदर लेता है, ठीक है। ये हमारी नाक, नेजल कैविटी बोलते हैं इसको। यहाँ पे होते हैं दो होल्स जिनको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। इन नॉस्ट्रल से हवा कहाँ आती है, अंदर आती है। यहाँ से हवा जो है नीचे जब इनमें पहुंचती है तो बेसिकली फिर उसके बाद यही लंग से कहाँ जाती है, अभी आगे पढ़ेंगे कि हार्ट वगैरह में जाती है। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि ये काम क्या कर रही है, देखिए ये ऑक्सीजन को अंदर ले जा रहे हैं, एनर्जी जैसी पूरी हो जा रही है, ऑक्सीजन को अंदर ले जा रहे हैं लंग्स में, लंग्स से बॉडी के हर पार्ट में पहुंचा रहे हैं ऑक्सीजन, और वहां जैसे ब्रेक डाउन इन एनर्जी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उसको वापस ला रहे हैं और यहाँ से फिर नोज के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज दे रहे हैं, ठीक है। द ब्रीदिंग ऑर्गन इन ह्यूमन आर लंग्स, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम, ये हमारा लंग्स है, ठीक है, लंग्स हैं, ये होते हैं ऑर्गन हमारे
जो बेसिकली ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी टेक इन air into lungs through the nose and then expel it. The ordinary air which we take into lungs is rich in oxygen, but the air expelled from the lung is rich in carbon dioxide. जो हवा हम अंदर लेते हैं उसमें मैक्सिमम मात्रा होती है ऑक्सीजन, CO2 भी होती है थोड़ा बहुत, लेकिन मैक्सिमम होती है क्या, ऑक्सीजन। और जो हवा हम छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। अब देखिए हवा को अंदर लेने की जो ऑक्सीजन में प्रेजेंट होती है, तो हम बात कर रहे थे बेसिकली किसके बारे में, जो ऑक्सीजन रिच होती है, ठीक है। सॉरी बेसिकली एयर जो ऑक्सीजन रिच होती है, हवा जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, जो हम बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग की प्रोसेस में, उसको बोलते हैं इनहेलेशन, या सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं इनहेलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं या एयर को अंदर लेते हैं, और एक्सीलेशन क्या होता है, सांस को छोड़ना या फिर हवा को बाहर निकालना, ठीक है। अब हवा हवा बाहर निकालेंगे तो हवा किस में रिच होगी, उसमें क्या ज़्यादा पाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। और एक पॉइंट और दे रखा है, अ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है एक इनहेलेशन एंड एक एक्सहेलेशन। अब इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, इसको समझिए, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए फिर क्या है, when we inhale air it enters our nostrils through nasal passage and windpipe and reaches our lungs. Our lungs hang in airtight space in the body called chest cavity. देखिए हमारे लंग्स सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट है, इस जगह को, ये जगह जहाँ पे हमारे लंग्स प्रेजेंट है, इस जगह को बोला जाता है चेस्ट कैविटी बोला जाता है, ठीक है। अराउंड द साइड्स ऑफ चेस्ट कैविटी इज द रिब केज। इनकी बेसिकली बाहर से बोल सकते हैं या इनकी प्रोटेक्शन के लिए आप बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या है, कुछ क्या है, केज लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जहाँ पे हमारे लंग्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं चेस्ट कैविटी, और इनके बाहर से क्या है, कुछ केज लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं, ठीक है। The rib cage encloses the lungs in it. At the bottom of the chest cavity is a curved shape of basically muscle called diaphragm. और इन्हीं के नीचे यहाँ पे क्या होता है, हमारा डायफ्राम होता है। देखिए जहाँ पे लंग्स का एक कर्व शेप दिख रहा होगा, इसके नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा डायफ्राम, ठीक है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले जहाँ पे हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं इस जगह को हम क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी बोलते हैं, ठीक है। चेस्ट कैविटी बोलते हैं इस जगह को, ठीक है। इसके बाहर से क्या होता है, इसकी प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या इसको जो जिसने घेरा हुआ है वो क्या, हमारी ऐसे हड्डियां टाइप की हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। और नीचे से कर्व लाइक जो है यहाँ पे मसल है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट में क्या होता है, ब्रीदिंग इन में क्या होता है, द मसल बिटवीन रिब केज कॉन्ट्रैक्ट causing the rib cage to move upward and outward, and the diaphragm contracts and move downward. Both increase in space of chest cavity and make it larger. Air is sucked it from outside from the lungs. अब देखिए जैसे हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद इन करने में आपको पता होगा छाती बाहर को आ जाती है, ठीक है। छाती बाहर को आना मतलब देखिए ये रिब केज क्या हो जा रही है, फैल जा रही है। पहली अगर आप दोनों में डिफरेंस देखिए, इसमें रिब केज थोड़ा दूर दूर है, इसमें रिब केज पास पास आ गई है, ठीक है। रिब केज दूर दूर क्यों हो गई है, क्योंकि लंग्स क्या हो गए हैं, फूल गए हैं। हम जो है सांस अंदर ले रहे हैं, वो हवा कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है, तो लंग्स क्या हो जा रहे हैं, फूल जा रहे हैं। लंग्स के फूलने से क्या हो रहा है, ये रिब केज भी थोड़ा क्या हो रही है, दूर दूर चली जा रही है। और साथ ही ये जो डायफ्राम है ये कहाँ को आ रहा है, नीचे को आ रहा है। बेसिक सा एग्जांपल है, अगर आपने एक गुब्बारा लिया है, ठीक है, ये गुब्बारा है, इसमें आप हवा भरते हैं, तो ये क्या होता है, इसका साइज बढ़ता है नहीं बढ़ता है, इसका साइज बढ़ता है नहीं बढ़ता है, बढ़ता है ना। तो उसमें हो क्या रहा है, देखिए साइज क्या हो रहा है, यहाँ को भी बढ़ रहा है, यहाँ को भी बढ़ रहा है। अगर आप उसके बाहर पे जो है कुछ किसी चीज से उसको बांध के रखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो रस्सियां भी क्या करती हैं, थोड़ा दूर दूर तक फैलती हैं, जितना पॉसिबल हो सके उतना फैलने की कोशिश करती हैं। तो सेम ऐसा ही होता है कहाँ, हमारी चेस्ट कैविटी में। जैसे एयर इनहेल करते हैं तो लंग्स क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, फूलते हैं, तो उससे क्या होते हैं, रिब केज भी क्या होती है, थोड़ा दूर दूर जाती हैं, एक्सपेंड होती हैं, और साथ ही साथ डायफ्राम भी क्या होता है, नीचे की तरफ को जाता है। अब दूसरा केस, जब हवा बाहर को आती है, अब बाहर को आ रही है तो ओरिजिनल पोजीशन में आ रही है, ओरिजिनल पोजीशन में आ रही है तो लंग्स दोबारा से क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। लंग्स अगर बेसिकली छोटे हो गए तो उसमें क्या होगा, रिब केज भी वापस क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी, अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, और डायफ्राम भी क्या हो जाएगा, वापस से ऊपर को अपनी पोजीशन में आ जाएगा। अगर जैसे इस बैलून में से दोबारा हवा निकालेंगे तो धीरे धीरे इसका साइज जो है कम होते रहेगा, तो सेम यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग इन में क्या होता है, हमारी रिब केज एक्सपेंड हो जाती है, और डायफ्राम भी क्या हो जाता है, नीचे की तरफ को चले जाता है। जब ये दोनों हो जाते हैं तो बेसिकली हमारे लंग्स जो है वो क्या होता है, उसमें हवा भर जाती है। एक्सहेलेशन के टाइप जब हवा बाहर फेंकनी होती है तो बेसिकली क्या होता है, रिब केज वापस से स्मॉल हो जाता है, लंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, और डायफ्राम वापस से ऊपर को चले जाता है, ठीक है।
तो ये था इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिया है, जब हम इन्हेलेशन करते हैं तो उसमें 21% होता है ऑक्सीजन, 0.04% होता है कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़े बहुत वाटर वेपर होते हैं। एक्सहेल्ड एयर की बात करें जो हम बाहर फेंकते हैं, उसमें ऑक्सीजन होता है 16.4%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 4.4% और वाटर वेपर होती है लॉट। ठीक है, तो देख लीजिए ये परसेंटेज है, याद करने की जरूरत नहीं है, समझ जाइए इसमें से। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ये important. The human respiratory system begins from the nose. Our nose has two holes which are called nostrils. ठीक है, जो हमारे नाक में स्टार्टिंग में दो छेद होते हैं वो होते हैं नॉस्ट्रल, जहाँ से हवा कहाँ बॉडी के अंदर जाती है। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गन, जैसे वहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गन कौन था, माउथ था, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गन नोज है। ठीक है, देयर इज अ पैसेज इन नोज बिहाइंड द नोस्ट्रल विच इज कॉल्ड नेसल पैसेज। ये अगर मैं बात करूँ नाक की, ठीक है, तो यहाँ पे ये होल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रल। इसके पीछे को देखिए, ये पैसेज टाइप का है, इस पैसेज को ही क्या बोलते हैं, नोसल पैसेज बोलते हैं या नेसल कैविटी बोलते हैं। द नेसल पैसेज इज सेपरेटेड फ्रॉम माउथ कैविटी, और इसी के नीचे एक दूसरी माउथ कैविटी भी होती है। दोनों कैविटी सेम नहीं होती है। ठीक है, ये अलग अलग कैविटी होती है। क्यों अलग अलग होती है, जैसे अगर कभी हम खाना ना खा रहे हो तो तब ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए, इसलिए नेसल कैविटी अलग है। ठीक है, और ये दोनों आगे फिर लिंक हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है, लिंक हो गए। अब इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, नेसल पैचेज सेपरेटेड फ्रॉम ये बाय हार्ड बोनी पैलेट सो दैट वी कैन ब्रीथ इन एयर फॉर ईटिंग। द नेसल पैचेज इज लिंक्ड विद फाइन हेयर्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द नेसल पैचेज इज लाइंड विद फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। म्यूकस इज सेपरेटेड बाय secreted by gland inside the nasal passage. The part of throat between the muscle mouth and windpipe is called pharynx. From the nasal passage air enters pharynx and then goes into windpipe और trachea. पहले इतना सा समझते हैं। देखिए ये हमारा एक डायग्राम था इसका, जिसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे दो कैविटी हैं, एक है नेसल कैविटी और एक है माउथ कैविटी, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे होते हैं नॉस्ट्रल्स। इन नॉस्ट्रल के जरिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ठीक है, इन नॉस्ट्रल से क्या होता है, हवा सबसे पहले एंटर करती है नोज में। यहाँ पे इस एरिया को क्या बोलते हैं, नेसल पैसेज बोलते हैं या नेसल कैविटी बोलते हैं। इस नेसल पैसेज से क्या होता है, हवा जो है अंदर को जाती है, जहाँ पे हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है। इस हेयर और म्यूकस का क्या काम होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं उनको यहाँ पे स्टॉप करने का काम होता है इन एयर और म्यूकस का। उसके बाद जो एयर है, ये देखिए ये माउथ से लेके ये लंग, ये क्या बोलेंगे इसको, यहाँ तक के रीजन को। ठीक है, एक मिनट सॉरी, नीचे चलते हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या यहाँ पे क्या लिखा है, द नेसल पैसेज सेपरेटेड फ्रॉम माउथ। उसके बाद देखिए द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फेरिंग्स। माउथ और विंड पाइप के बीच के एरिया को फेरिंग्स बोलते हैं। और यहाँ से जो है फेरिंग्स से हवा कहाँ जाती है, विंड पाइप में जाती है, जिसको ट्रैकिया भी कहा जाता है। ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन कॉल्ड कार्टिलेज। ठीक है, और यहीं पे इस ट्रैकिया के ऊपर पे क्या होता है, एक लेरिंग्स होता है। अब देखिए फिर आ जाते हैं डायग्राम में दोबारा से। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हवा कहाँ से कहाँ जाती है, हमने पढ़ा हवा जो है नॉस्ट्रल के थ्रू नेसल पैसेज में आती है। यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है जो डस्ट पार्टिकल को रोकते हैं। उसके बाद हवा जो है यहीं से नीचे को आती है। देखिए थ्रोट और माउथ कैविटी के बीच का जो रीजन है इसको बोलते हैं क्या, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे को देखिए ये आ गया हमारा विंड पाइप आ गया है। विंड पाइप का एक और नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया भी बोलते हैं। विंड पाइप बोले या ट्रेकिया दोनों सेम है। फेरिंग्स क्या है, थ्रोट और माउथ के बीच के हिस्से को फेरिंग्स बोलते हैं। और इसी जो ट्रेकिया वाला पार्ट है इसके सबसे ऊपर पे प्रेजेंट होता है लिरिंग्स। ये लिरिंग्स क्या होता है आपको पता होगा, ये वॉइस बॉक्स का काम करता है। ठीक है, जहाँ से आवाज आती है ये हमारा लिरिंग्स है। ठीक है, अब देखिए ट्रेकिया से यहाँ पे हमारी ये कुछ मसल्स टाइप की आपको दिख रही होंगी, सर्कुलर मसल्स। ये क्या है, ये हमारी कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या है, इनका नाम होता है कार्टिलेज। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है हमारा बेसिकली कि इसको कोलैप्स ना होने देना। जैसे आपको पता है बैलून में अगर हवा नहीं होगी तो बैलून पूरा सिकुड़ जाता है, नहीं सिकुड़ जाता है। ऐसे तो कभी अगर हम अपनी सांस रोक के रखते हैं तो ये भी पूरा कोलैप्स हो जाना चाहिए। ये कोलैप्स क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट बेसिकली बनाए रहती हैं इसको। ठीक है, इसको जो है सिकुड़ने नहीं देती हैं। तो इसलिए जो है ये जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये
अंदर को जाके इनका नाम क्या बन गया है, ब्रोंकस बन गया है। और ये ब्रोंकस भी फिर थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ स्मॉल ब्रोंकस में डिवाइड होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्विली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्विली बोलते हैं। ये जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये होते हैं एल्विली। ठीक है, ALVEOLI। ठीक है, और ये एल्विली के ही अंदर क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो यहाँ से ऑक्सीजन को क्या करती हैं, डिफ्यूजन की प्रोसेस से इंसर्ट करती हैं अपने अंदर। ठीक है, पढ़ते हैं आगे को, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए फिर यहाँ तक तो हो गया था। अब उसके बाद देखिए, द लंग्स लाई इन चेस्ट कैविटी और थोरेइक कैविटी, उसको चेस्ट कैविटी बोलिए या थोरेइक कैविटी बोलिए। और यहाँ पे दो थिन मेम्ब्रेन होती है जिनको प्लूरा कहा जाता है। ठीक है, ईच ब्रोंकस डिवाइड्स द लंग टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकायोल्स। ठीक है, देखिए ब्रोंकस आए थे ना, ये ब्रोंकस किस में डिवाइड हो गए, ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो गए। और ये फिर और छोटे छोटे पाउच लाइक एयर सैक्स, बहुत ही स्मॉल मिलियंस ऑफ उसमें डिवाइड हो जाते हैं, जिनको एल्विली बोलते हैं। और ये एल्विली में क्या होते हैं, बहुत ही पतली ब्लड कैपिलरी होती है। इन ब्लड कैपिलरी का काम क्या होता है, अब देखिए इसके बाद क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ द एल्विली फ्रॉम द टू ह्यूमन लंग्स आर अनफोल्डेड, दे कैन गिव अ एरिया ऑफ अबाउट 80 स्क्वायर मीटर विच इज नियरली द साइज ऑफ टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट के बराबर इतना बड़ा जो है, हम बेसिकली पूरे एल्विली को अगर हम क्या कर देते हैं, जैसे ये जो छोटी छोटी एल्विली होती है, इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जो है ज्वाइन करते हैं, तो ये बेसिकली कितने के बराबर होगा, नियरली द साइज ऑफ टेनिस कोर्ट के बराबर। ठीक है, when we breathe in air, the volume inside the lungs increases, as the result air pressure decreases, as the result air rushes from outside। अब देखिए जैसे हम क्या करते हैं, हवा लेते हैं तो क्या होता है, आपको पता है कि हमारी जो ये रिबकेज वगैरह है या लंग्स हैं, वो कहाँ को आ जाते हैं, आगे की तरफ को आ जाते हैं। एग्जाम्पल की समझ लीजिए, पहले हमारा लंग्स ऐसा था, तो जब हम हवा लेते हैं तो लंग्स इतना बड़ा हो जाएगा। अब पहले इसमें जितनी भी हवा थी, उसके कंपैरिजन में तो इसमें हवा कम होगी नहीं होगी। जैसे अगर मैं पानी का ही एग्जाम्पल ले लूँ, इसमें अगर जितना भी पानी भरा है, वही पानी अगर मैं इसमें भरूँ तो वो पानी कम होगा नहीं होगा। तो जिस प्रेशर से हवा यहाँ भरी थी, अब यहाँ आके वो प्रेशर कम हो गया, तो यहाँ कौन सी सिचुएशन हो गई, लो प्रेशर। और हमारे बाहर सराउंडिंग में कैसा होगा, हाई प्रेशर। और आपको पता है हवा कहाँ से कहाँ की तरफ को चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो इसलिए बाहर से कहाँ को आवाज आएगी, अंदर की तरफ को जाएगी जब हम ब्रीद इन करते हैं। ठीक है, और ब्रीद आउट में क्या होगा, अंदर पे हाई प्रेशर हो जाएगा और बाहर पे लो प्रेशर। तो एयर कहाँ की तरफ को आना चाहेगी, अब बाहर की तरफ को आना चाहेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली था पूरा उसके बारे में। यहाँ पे देखिए ये अच्छा डायग्राम है। सबसे पहले हमने क्या बोला, नोस्ट्रिल्स के थ्रू नेसल पैसेज में हवा गई, वहां से फिर ये फेरिंग से होते हुए कहाँ गई, ट्रैकिया में गई, या फिर आप विंड पाइप बोल सकते हैं। विंड पाइप से कहाँ गई, ब्रोंकाई में गई, एक इस वाली लंग में एक उस वाली लंग में। फिर ये ब्रोंकाई जो है बहुत सारी छोटी छोटी ब्रोंकायल्स में डिवाइड हो गई, और उन ब्रोंकाइल्स में भी छोटी छोटी क्या है, एल्विली है। और इन एल्विली के अंदर क्या होती हैं, बहुत ही स्मॉल स्मॉल थिन कैपिलरीज होती हैं, जो क्या करती हैं, ऑक्सीजन जो भी इसमें होती है उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसको फिर ब्लड में मिक्स करके बॉडी के हर पार्ट में ले जाने का काम होता है। अब ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट है, ब्रीदिंग अकर्स इनवॉलेंटरीली बट द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रीदिंग खुद से होती है, ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसका बेसिकली रेट कि कभी फास्ट कभी स्लो वो हमारे हाथ में है। ठीक है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। द एवरेज ब्रीदिंग रेट इन एडल्ट मैन एट रेस्ट इज अबाउट 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, अगर कोई आदमी रेस्ट कर रहा है तो उसमें जो ब्रीदिंग रेट एवरेज है वो कितना है, 15 से 18 बार एक मिनट में। एक बार में 15 से 18 बार जो है ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग में आपको पता है एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन होता है। ठीक है, अगर हम इंक्रीज करेंगे अपनी फिजिकल एक्टिविटी तो रेट ऑफ ब्रीदिंग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन हमें चाहिए होगी। ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है डाइवर्स का। अब पानी के अंदर भी होती तो ऑक्सीजन है, लेकिन हमारी बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो पानी से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर सके। इसलिए जो भी पानी के अंदर ऐसे डाइवर्स वगैरह जाते हैं, वो सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब देखिए एक और पॉइंट है, normal range of hemoglobin in blood is of healthy adult person is about 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, 12 से 18 ग्राम, ठीक है, 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड में इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी होती है तो देखिए क्या क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर वो कम होगी तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि
आपकी उसमें ऑक्सीजन कम जा रही है तो आपको जल्दी-जल्दी साँस लेना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा थकावट लगती है और लैक ऑफ एनर्जी लगती है, ठीक है? और हीमोग्लोबिन देखिए एक और पॉइंट है हैज़ मोर एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन, थस कैरिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नॉट ऑक्सीजन। अब देखिए कभी-कभी क्या होता है जैसे हम कुछ बर्निंग वगैरह करते हैं, बर्निंग ऑफ फूड वगैरह, अगर वो विदाउट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और जो हमारा बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रेज़ेंट होता है, वो ऑक्सीजन से अच्छी दोस्ती उसकी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है? वो ऑक्सीजन से अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साथ ले जाना प्रेफ़र करता है। तो अगर कभी भी जो है तभी जो है कोयले वगैरह जो है घर के अंदर जलाने के लिए मना करते हैं। अगर जला रहे हैं तो उसको बाहर रखने का एडवाइस करते हैं, नहीं तो डेथ भी हो सकती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि एक टाइम बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाती है रूम में, और रूम में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो किसको लेना प्रेफ़र करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को लेना प्रेफ़र करता है। क्यों? अगर रूम में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो जो हमारा कोल है वो अच्छे से बर्न नहीं करेगा और क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमारे हीमोग्लोबिन के पास 2 ऑप्शन होंगे, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा ऑक्सीजन, लेकिन वो ले जाएगा किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड। जिससे क्या होगा? ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगी और फिर हमें क्या होगी? घुटन या इवन लेड टू डेथ, ठीक है? इफ अ पर्सन हैज़ ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ऑक्सीजन मास्क आर गिवन, ठीक है? अगर किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, वैसे तो उसको मास्क वगैरह पहनाया जाता है, लेकिन सीरियस केस में उसको वेंटिलेटर में रखा जाता है। ये देखिए वेंटिलेटर वाला है, जिसमें क्या करते हैं पाइप को डायरेक्टली कहाँ डाला जाता है? विंड पाइप में। ये नॉस्ट्रल्स वगैरह नहीं, सीधे इसको कहाँ पहुँचाया जाता है? यहाँ पहुँचाया जाता है विंड पाइप को, ठीक है? विंड पाइप में पहुँचाया जाता है वेंटिलेटर को, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर उसके बाद वो आसानी से ब्रीथिंग वगैरह कर पाते हैं, ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। होप आप आज की वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा और रेस्पिरेशन इसके साथ खत्म हो चुका है। थैंक यू अगर आप यहाँ तक आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है? प्लीज़ सीबीएसई जर्नी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और कंटेंट के लिए। अगली वीडियो हमारी रहेगी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? जिसमें हम बात करेंगे हार्ट की। हमने स्टमक की बात कर ली, हमने लंग्स की बात कर ली, अगला हम बात करेंगे हार्ट की और वो फाइनल वीडियो रहेगी जिसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए